कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंची। पिछले 13 मार्च को छापेमारी के दौरान उनके ठिकाने से जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप को लेकर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अंबा प्रसाद को जांच में इंसाफ की उम्मीद है। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है। रांची के ईडी दफ्तर में लगातार दूसरे दिन उनसे सवाल जवाब किए गए। ईडी दफ्तर के अंदर जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें अब तक नहीं पता चल सका है कि जांच एजेंसी उनसे आखिर किस मुद्दे पर पूछताछ कर रही है, पर वो जांच एजेंसी को पूरा सहयोग कर रही है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन को कोई कैसे ले सकता है, और अगला पक्ष का कहना है कि वो लीज में वो लिया है, तो ये तो अधिकारी का काम है ये सब करना। इसमें जमीन विवाद में हम लोग कहाँ से हैं? ये तो बहुत ही साफ सुथरा बात है। मैं तो ये कह रही हूँ कि कौन है विक्टिम का नाम बताओ। कोई जमीन से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछे गए, और अवैध बालू खनन इससे संबंधित कोई भी सवाल। 13 मार्च को ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापा रंगदारी, लेवी वसूली, जमीन पर कब्जा और बालू के अवैध कारोबार को लेकर मारा गया था। छापे में कई मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें सम्मन भेजकर 4 अप्रैल को बुलाया था, पर उन्होंने समय मांगा था। तो पहली बार 8 अप्रैल को पूछताछ हुई, दूसरी बार 9 अप्रैल को भी सवाल जवाब का दौर चला और इसी मामले में उनके पिता योगेंद्र साव से भी पूछताछ हो चुकी है। अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि पुराने केसेस में बहुत पुराने नहीं है। जब से हम विधायक बने तब से ही मेरे ऊपर केस वेस सारा हो रहा है। वो तो आंदोलन का एक क्रम है, आंदोलन के दौरान अब ईडी भी हो रहा है। मैडम अच्छा अंबा जी, ये जो मोबाइल या लैपटॉप या सारी चीजें हैं, ये इसमें कहीं कुछ आपके सामने खोलकर कुछ जांच किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है? हाँ, वो सब भी जांच हो रहा है। आपसे पूछताछ हुई? कुछ व्हाट्सएप चैट? पूछताछ नहीं हुआ। व्हाट्सएप चैट अभी तक कोई पूछताछ नहीं हो रहा, बस इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। कोई ट्रांजेक्शन के बारे में कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई आपको अभी तक समझ में आया कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है? वही समझने का कोशिश कर रहे हैं। अंबा प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य एक एक कर ईडी के सामने हाजिर हो रहे हैं। पिता और भाई के बाद बारी अंबा प्रसाद की है। अब देखना है प्रवर्तन निदेशालय की जांच क्या मोड़ लेती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और बीजेपी के हमले के जवाब में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव पर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। इस मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग आयोग की कई बैठक हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार इस पर जरूर फैसला लेगी। तो पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग आयोग की कई बैठक पहले भी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी, इसकी भी चर्चा की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करोड़ों के लैंड स्कैम में गिरफ्तार मोहम्मद सद्दाम को 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। अब उससे 12 अप्रैल तक पूछताछ हो गई। पिछले दिनों बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, भानु प्रताप प्रसाद, विनोद सिंह, हिलेरियस कच्छप और राजकुमार पाहन के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दायर किया था और इसी मामले में मोहम्मद सद्दाम को प्रोडक्शन पर लिया गया और अब वो भी आरोपी हैं। ईडी ने फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में काफी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पेश किया गया और पेशी के दौरान ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर की। और झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर अहम सुनवाई हुई। संथाल परगना के 5 जिले साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते डेमोग्राफी बदलाव की बात कही जा रही है और इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। और ऐसे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से जानकारी मांगी और पूछा कि क्या केंद्र सरकार सीएए के तहत बांग्लादेशी घुसपैठ पर सीधा एक्शन ले सकती है या नहीं। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को 3 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी।
संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और हमारे साथ इस समय जो इस मामले की याचिकाकर्ता हैं सैयद दानियाल दानिश, हम उनसे बात करें कि आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा आज? देखिए, आज ऑनरेबल जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के एडवोकेट से पूछा है कि सीए के तहत हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं उन 5 जिलों में जिधर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और 3 हफ्ते का समय दिया गया है। उनको कहा है आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर एफिडेविट दायर करें और इसका जवाब दें कि हम कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार की भूमिका की बात करें तो राज्य सरकार की ओर से क्या? देखिए, राज्य सरकार ने कहा है कि इसमें हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पासपोर्ट और सीए और इस तरह का जो भी है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है और केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से सक्षम है एक्शन लेने के लिए। क्या राज्य सरकार ने माना है कि वहाँ घुसपैठ है? हाँ, बिल्कुल, राज्य सरकार ने माना है कि 13 से 15 लाख के बीच जो है क्या कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है। तो इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अब सुनवाई 2 मई को होगी। जाहिर है कि जैसे तारीख दर तारीख सुनवाई होगी तो उस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा ने याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में अपील भी की थी, लेकिन डबल बेंच ने भी चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रोक लगाने का सुनवाई के बाद में उस पर रोक लगाने से सरकार माननीय न्यायालय ने खंडपीठ ने डिवीजन बेंच ने रोक नहीं लगाया। देखिए, रांची शहर सहित बहुत सा लगभग 36 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे राज्य में जिनका पिछला 1 साल से यानी कि अप्रैल 2023 से कार्यकाल समाप्त हो गई है और उस 36 में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन और भी जो 12 ऐसे हमारे यूएलबी है जिसमें कि बड़ा शहर में धनबाद, देवघर में पिछले 5 सालों से उसका चुनाव नहीं हुआ है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, विकास का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है, जनता के हित में है। हम तहे दिल से इस आदेश का स्वागत करते हैं। आने वाली तिथि में इससे भी अच्छा निर्णय आए ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं उच्च न्यायालय के द्वारा। और बीजेपी के हमले के जवाब में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव पर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। इस मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग आयोग की कई बैठक हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार इस पर जरूर निर्णय लेगी। की सरकार जो भ्रष्टाचार को अपना मूल मंत्र बना के रखी हुई है, जो कोर्ट में भी गलत एफिडेविट, झूठा एफिडेविट देकर के कोर्ट को भी गुमराह करता है, इस सरकार ने उस 3 हफ्ते के कार्यकाल को पार करके फिर यह चुनाव ना हो इसके लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए इन्हें लताड़ा है और कहा है कि जल्दी से इसको करवाइए। ये पिछड़े का बहाना बना रहे हैं, ओबीसी के बहाना बना रहे हैं। इनको पहले से मालूम था कि जो ट्रिपल टेस्ट है वो ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद भी हम ये चुनाव करा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में इस सरकार ने कोई पहल नहीं की। अभी तो सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, चुनाव आयोग ने बांध रखा है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के लिए कई बैठकें पिछड़ा आयोग की हो चुकी हैं। चुनाव के बाद जब ही उनका रिपोर्ट आ जाएगा, सरकार पूरी तरह से प्रस्तुत है लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जेएमएम ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। राजमहल से विजय हंसदा प्रत्याशी और सिंहभूम से जोबा मांझी को टिकट दिया गया। जमशेदपुर के प्रत्याशी का ऐलान बाद में होगा। जेएमएम प्रत्याशी की दूसरी सूची
जारी कर दी गई है और 5 सीट पर चुनाव लड़ेगी जेएमएम। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। हालांकि जमशेदपुर सीट पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। राजमहल से विजय हांसदा प्रत्याशी बनाए गए, सिंहभूम से जोबा मांझी को टिकट दिया गया है। जमशेदपुर के प्रत्याशी का ऐलान बाद में होना है। आपको बता दें कि जेएमएम प्रत्याशी की ये दूसरी सूची जारी हुई है और 5 सीट पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जेएमएम ने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजमहल से विजय हांसदा प्रत्याशी होंगे, जोबा मांझी जेएमएम की प्रत्याशी है, बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा है। तो सिंहभूम का संग्राम भी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा और इधर देखिए राजमहल का संग्राम किसके बीच है। ताला मारांडी बीजेपी से हैं, विजय हांसदा जेएमएम के प्रत्याशी हैं। 5 कुल सीटें हैं जेएमएम के पास और उनमें से 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। जमशेदपुर को लेकर निर्णय अभी नहीं लिया गया है। इसके अलावा अन्य 2 सीटों पर भी अभी निर्णय होना बाकी है। तो कुल मिलाकर 5 सीटें जेएमएम को मिली है। रांची संवाददाता निरंजन अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। निरंजन, क्या कुछ जानकारी है? अभी जमशेदपुर को लेकर निर्णय नहीं लिया गया, क्या वजह है? जी बिल्कुल सही कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूसरी लिस्ट जारी किया है। राजमहल से वर्तमान में विजय हांसदा वहां के सांसद हैं, विजय हांसदा। और सिंहभूम से जो अभी कुछ दिन पहले मंत्री थी, अभी विधायक रही हैं, जोबा मांझी को टिकट दिया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन जमशेदपुर अगर हम बात करें वहां से स्थानीय विधायक जो अभी हैं वहां के उनको दिया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद और कांग्रेस ने मिलकर के जो समन्वय कमेटी की बैठक की, उसमें लगातार इस बात की कयास लगाई जा रही थी कि इस सीट को लेकर के किससे दिया जाए, या विधायक को दिया जाए फिर या स्थानीय कार्यकर्ता को। लेकिन इस पर अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो बैठकों का दौर जारी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में भी बैठक की है। आज गांडे में भी विधायक वहां बैठक की थी। वहां के जो स्थानीय इन्हें टिकट दिया गया है मथुरा महतो का, उनके साथ ही बैठक कर रही है। अब यह देखना है कि इस सीट को लेकर के क्या रणनीति बनती है, वो निश्चित तौर पर 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक चुनावी जो घोषणा पत्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वह जारी नहीं किया गया। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार रणनीति बन रही है आपस में, जो इंडिया महागठबंधन की जो घटक दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तीनों सत्ता में है। इसे लेकर के लगातार इस बात को लेकर कई दौर की बैठक हुई है। अब देखना है कि जमशेदपुर जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो वहाँ पे विधानसभा है, उनके विधायकों को टिकट दिया जाता है फिर या बाहर के लोग रहते हैं, इस बात को लेकर के कयास लगाए। कई बार इस बात की भी चर्चा हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी में वहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं उस क्षेत्र के, वो इसके पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं। तो इस को लेकर के इस पर लगा रहा था कि कुणाल सारंगी क्या वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर वो वापस आ रहे हैं। इस बात को लेकर के उनसे इस एंट्री नहीं की कि अगर मुझे जमशेदपुर से टिकट दिया जाएगा तब हम आ सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या कुणाल सारंगी पर जिस तरह से कयास लग रहा था, अब निश्चित तौर पर इस पर विराम लग गया, क्योंकि वहां के जो स्थानीय विधायक और कार्यकर्ता हैं उसका विरोध किया है। क्योंकि इससे पहले वहां के विधायक ने इसको लेकर के कई बार बैठक हुई और हेमंत सोरेन से भी, जो वर्तमान में चंपई सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ वाकई निरंजन बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखने के बाद 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया गया है। इसके अलावा जमशेदपुर सीट अभी बाकी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें। और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में गांडे के जेएमएम कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल परिवार में फूट डालने के लिए पिता को बेटे से और भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर उनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है। इस समय हेमंत सोरेन जेल में हैं और इसीलिए सभी जेएमएम कार्यकर्ता एकजुट होकर मिलजुल कर बीजेपी के हमले का जवाब दें। तो इस बात से समझिएगा कि परिवार में भाई को भाई से लड़ा के, चाचा को भतीजे से लड़ा के ये आपके घर में घुसे हो। अभी संघर्ष का समय इसलिए है कि आपका
अपना मुख्यमंत्री, आपके द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री को षड्यंत्र की वजह से ये लोग जेल में जरूर बैठा दिया है। लेकिन हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज यहाँ आगे से लेकर पीछे तक देख के ये हर्षोल्लास हो रहा है कि भूखे पेट बैठ करके भी आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचाने के लिए, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि पहली बार यहाँ आकर के आपसे मुखातिब हुई हूँ और आपकी शिकायतों को, आपके अनुभवों को और आपके सुझावों को सुनने का मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और लोकसभा चुनाव की समर में झारखंड के असल मुद्दे राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता होंगे। 1932 का खतियान हो या फिर सरना धर्मकोड, भ्रष्टाचार का सवाल हो या फिर हेमंत सोरेन को जेल, ये सभी मुद्दे चुनावी अखाड़े में जोर शोर से उठेंगे। लोकसभा चुनाव के अखाड़े में जब देश भर में राष्ट्रीय मुद्दे परवान चढ़ते दिख रहे हैं, तब झारखंड के चुनावी मैदान में राजनीतिक दल स्थानीय मुद्दों को लेकर ताल ठोकते दिख रहे हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन, हर किसी को राष्ट्र से ज्यादा झारखंड के लोकल मुद्दे ही रास आ रहे हैं। फिलहाल झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति। जेएमएम ने खतियान को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, सरना धर्मकोड को हथियार बनाया, युवाओं को रोजगार का सवाल उठाया, आदिवासी समाज के अपमान के मुद्दे पर सियासत हुई, तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई से लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा। इन्हीं लोकल मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुद्दे है राष्ट्रीय मुद्दे, लेकिन यहाँ जो लड़ाई होगा ये क्षेत्रीय मुद्दे पर ही लड़ाई होगा यहाँ पर, और उसी को मुद्दे पर हम लड़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय मुद्दा होगा, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उसमें, लेकिन झारखंड प्रदेश में जैसे आयुष्मान का मामला है, क्या हुआ आयुष्मान का? स्थानीय मुद्दों को सामने रखेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन स्थानीय मुद्दे मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगे और निश्चित रूप से यहाँ के लोग उन मुद्दों से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोच से, उनके विचारों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंडिया गठबंधन झारखंड के स्थानीय मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है, तो जवाब में एनडीए नेता अपने अंदाज में इसका जवाब देने के लिए कमर कस चुके हैं। विपक्ष के नेता अमर बाउरी का कहना है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर झारखंड की जनता के बीच जाएंगे और उन्हें गठबंधन सरकार की असलियत बताएंगे। भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के कारण उनके एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, कई एक लोग उस कतार में लगे हुए हैं। उनके बाद से हम लोग पूरा इत्तेफाक रखते हैं, झारखंड की जनता भ्रष्टाचार पे ही यहाँ पे वोट करेगी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही वोट करेगी। इस बार झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला तय माना जा रहा है। जेएमएम स्थानीय मुद्दों के साथ हेमंत सोरेन को जेल भेजने का सवाल उठाने जा रही है, तो एनडीए भ्रष्टाचार का सवाल उठा रही है। अब देखना है कि जनता किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रुक करते हैं अगली खबर का। जामताड़ा से अगली खबर, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में महिला मोर्चा ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत ही अहम बैठक की। बैठक में दुमका लोकसभा क्लस्टर प्रभारी रेणुका मुर्मू, संयोजक बबीता झा और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नीना शर्मा के अलावा कई नेता शामिल हुई, जहां कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वो केंद्र की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। वहीं बीजेपी नेताओं ने दुमका में पार्टी की जीत का दावा भी किया। लोगों का एक ही मकसद है कि जो केंद्र से हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं दी गई हैं, उनको हम लोगों को कैसे अपने बीच से जो बहने जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में उनके योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देंगे। चुनौती का सामना करने में ही भारतीय जनता पार्टी जो है विश्वास करती है, और दुमका लोकसभा इस बार फिर से हम लोग जीत रहे हैं। और राज्य में आदिवासियों के कई संगठनों ने बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम से अपनी चुनावी घोषणा पत्र में आदिवासियों की कुछ मांगों को शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी दलों से कहा है कि आदिवासियों के हित के लिए अपने घोषणा पत्र में इन मांगों को जरूर शामिल करें, उन्हें जगह दें।
उनकी मांग है कि झारखंड में 2025 में होने वाली परिसीमन में आदिवासियों की आरक्षित 28 सीट घटकर 20 हो जाएगी। ऐसे में वो इस पर ध्यान दें। साथ ही साथ किसानों की आर्थिक में स्थिति में सुधार के लिए भी कुछ कानून बनाए जाए। आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है और उसे रोकने को लेकर भी घोषणा पत्र में जिक्र जरूर करें ताकि आदिवासियों के हित की रक्षा की जा सके। तमाम आदिवासी संगठन राजनीतिक दलों से मिलकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो हमारे मुख्य मांग है कि 1951 तक हमारे लिए अलग धर्म कोलम था जनगणना प्रपत्र में, उसको 1961 में हटा दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको पुनः ये लोग अपने घोषणा पत्र में डाले। दूसरा जो है 2025 में परिसीमन होना। 2001 का परिसीमन में हमारा 6 सीट घट चुका है और 3 सीट और घटने का उम्मीद है, तो करीब 9 सीट घटने का उम्मीद है। तो इससे हम पार्टी से जानना चाह रहे हैं कि इस पर बीजेपी कांग्रेस क्या चाहती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।